स्टूडेंट, जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, पेपर वन होता है फर्स्ट एग्जाम, उसके बाद 2 घंटे का गैप होता है, उसके बाद पेपर टू का एग्जाम होता है, राइट? तो कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे खुद ही बताया है कि मैम मेरा पेपर वन अच्छा नहीं गया, तो फिर मैंने सोचा पेपर टू देने से क्या फायदा, इसीलिए मैं पेपर वन देकर घर आ गया। कभी नहीं करना ऐसे। पेपर वन अगर अच्छा नहीं भी जाता है ना, तब भी पेपर टू एग्जाम जरूर से दो। देखो, एक्सपीरियंस लो किस तरह, अगर आपको मतलब एसी बनना ही है, उसके लिए उस हिसाब से बता रही हूँ। तो एक्सपीरियंस करो कैसा एग्जाम है। नहीं आता फिर भी लिखो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने ऐसे एग्जाम दिए हुए हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मैं एग्जाम में बैठी हुई हूँ और मैं लिख रही हूँ। ठीक है। जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था, मुझे कॉलेज में पढ़ाना था, तो नेट का एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो जब हम देते थे तब पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, अभी ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो गया। विदाउट प्रिपरेशन गए थे, क्योंकि मैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में आई थी, तो कुछ अता पता नहीं था क्या होता है एग्जाम, गई थी, दिया था एग्जाम। नहीं आता था फिर भी लिखती गई, पता नहीं क्या लिखा था। तो वही चीज है, आप लोग को कम से कम एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना पेपर टू का। इसीलिए एग्जाम जरूर से देना, स्किप मत कर देना। जब आप लोग पेपर टू का एग्जाम देते हो, तो आप लोगों को क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रही है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है। ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो ये 2017 का है। अब अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट में जाओगे तो आपको ये लोग नहीं अपलोड करते हैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। उस समय किया तो मैंने निकाल लिया था इसको। तो अब जब आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलते हैं, तो जैसे आप लोग जाओगे ना एग्जाम में, तो आप लोगों को क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेंगे। एक दूसरा आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ये है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। इसमें आंसर लिख के आपको ये अपने जो भी इन्विजिलेटर है उसके यहाँ पर आपको सबमिट करना है। दूसरा, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आप अपने घर लेकर जा सकते हो, जो इसके पीछे अटैच होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट के पीछे अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को एग्जामिनेशन का नाम देना है। तो अब इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन का क्या नाम दे। तो जब आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलता है, एक सेकेंड। हम्म अभी मुझे दिखा था एडमिट कार्ड। ये रहा। एक सेकेंड। अब आप लोगों को एग्जाम का नाम देना है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड, इस तरह का एडमिट कार्ड आप लोग को मिलेगा, स्क्रीन में दिख रहा है, right? हम्म तो ये यस मैम। आपको, हाँ, एडमिट कार्ड मिलेगा। तो अब इसमें एग्जाम का नाम आपका लिखा हुआ होगा कहीं पर। अम्म, ये रहा। नहीं, ये एग्जाम का नाम नहीं है। समवेयर इट इज रिटन। पहचान, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, ये रहा एग्जाम का नाम। सेंट्रल आर्म फोर्सेस एसी एग्जामिनेशन 2021, ये है पूरा एग्जाम का नाम, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम का नाम जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, आप लोगों को इधर पे लिखना है, फाइन। एक सेकेंड। फाइन। अब मीडियम ऑफ द एग्जाम आप क्या लिखोगे, फिर से मैं वो शेयर करती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कहीं पर मीडियम ऑफ एग्जाम लिखा है हिंदी, तो आपको हिंदी लिखना है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल कर, सॉरी, जो आंसर कम बुकलेट में पर्टिकुलर्स है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से फिल करना है। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। हम्म ये लिख दिया। अब उसके बाद आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन मिलता है और क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे, फाइन। 200 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का। अब ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन मिलता है, स्टूडेंट्स लोग नहीं पढ़ते। अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शन
जनरली ले लेते हैं, ठीक है, मगर बहुत जरूरी है पढ़ना। क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट जब आपको एग्जामिनर को जब मिलेगी, जब आप वो देखेगा, इवेलुएट करेगा, कहीं पे भी उसको लगा कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया है, तो उसको पता चल जाएगा कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो, आप केयरलेस हो, आपको, आप में ना ऑफिसर बनने का कोई भी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि जो ऑफिसर होंगे वो अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन को सुनेगा, समझेगा, फॉलो करेगा। इसने तो शायद इंस्ट्रक्शन ही नहीं देखे होंगे, सुनने फॉलो करने की तो दूर की बात है, बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। इसीलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। दिस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट कंटेन्स इतना पेजेस इमिडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुकलेट। ठीक है, जैसे ही बुकलेट मिले तो आपको ये देखना है कि इसमें इतने ही पेजेस हैं, कोई पेजेस मिसप्रिंट है या टॉर्न है या मिसिंग है, तो आप उसको तुरंत रिप्लेस करवाओगे। अगर नहीं रिप्लेस करवाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा ये टॉर्न पेजेस, इसने पेज ही फाड़ दिया, ओके, या पेज निकाल दिया, कुछ भी सोच सकता है। कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है इस पेज में और बाकी सारे पेजेस में केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, लिखा हुआ है, ओके। कैंडिडेट को सारे क्वेश्चंस को स्ट्रिक्टली अटेम्प्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन, लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है इन द स्पेस, उस स्पेस में जो उस क्वेश्चन के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। अगर स्पेस के बाहर लिखा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन है और इसके नीचे स्पेस दिया है, आपको आंसर यहीं पर ही लिखने हैं। अगर आपने स्पेस के बाहर यहाँ पर लिखा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सुन सकते हैं आप लोग खुद भी देखना, ऐसे कुछ लिखा, सपोज गवर्नमेंट लिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है, क्या मतलब है? एग्जामिनर को ये एक तो नीट लगता नहीं है, दूसरा आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया है, कितने केयरलेस, आपको कितनी हड़बड़ी हो रही है आपको लिखने की कि आप यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस, आपको लग रहा है इंस्ट्रक्शन बेफालतू दिया हुआ है ना। तो ये बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। इनफैक्ट आपका पूरा आंसर बुकलेट देखकर ही एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को असेस कर लेगा, आपका किस तरह का टेम्परामेंट है उसको सब पता चल जाएगा। एग्जामिनर को मौका मत दो, है ना। मैं बेकार आंसर लिख रहा हूँ चलता है, मेरी राइटिंग गंदी है वो भी चलता है, पर मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है, कम से कम एग्जामिनर को ये तो फील करवाओ, ओके। क्वेश्चन पेपर इन डिटैचेबल फॉर्म। क्वेश्चन मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर इससे इसके पीछे अटैच किया रहता है जो आप इसको निकाल सकते हो, is available at the end of the question come answer booklet and can be removed and taken by the candidate after the conclusion of the exam। एग्जाम खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना भरना है, वो भी आपके एडमिट कार्ड में है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन वो भी आपके एडमिट कार्ड में है, ठीक है। सीरियल नंबर है, ये यहाँ पे आपको साइन वाइन नहीं करना, यहाँ पर आपका शायद साइन होगा, अटेंडेंस नंबर है पता नहीं, वो आपको इन्विजिलेटर बता देगा। अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, जनरल इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैंडिडेट शुड रीड द अंडर मेंशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली, बार बार बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ो, केयरफुली पढ़ो। वॉयलेशन ऑफ एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन मे लीड टू पेनाल्टी, साफ साफ लिखा हुआ है। अब इतना यूपीएससी इतना क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका पेनाल्टी है, हिडन पेनाल्टी है, वो पता नहीं चलेगा आपको। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने हर बैच में बोलती हूँ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, और जब मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ तब आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, मैं पता चल जाता है, ओके। डोंट से ये क्या नहीं करना, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीवेयर इनसाइड दिस बुकलेट। बुकलेट के अंदर कहीं पे भी आपको अपना नाम, रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आंसर, वो कुछ भी नहीं लिखना है। बेसिकली आपके
आंसर से मतलब आपका कहीं पर भी कोई क्लू नहीं मिलना चाहिए कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है। डू नॉट राइट एनीथिंग अदर देन एक्चुअल आंसर्स। और अच्छा, जैसे रिपोर्ट में भी अपना नाम नहीं लिखोगे, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। आप जिस जगह से हो, आप बनारस से हो, तो आप लिखोगे नहीं बनारस, वाराणसी, सब कुछ नहीं लिखोगे, आप प्लेस की जगह एबीसीडी लिख दो। एग्जामिनर को कहीं से भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसको बताना चाहते हो कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, आप सपोर्टर हो, कुछ नहीं पता चलना चाहिए उसको। आपके प्रेजुडिसेस, आपके बायसेस कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप इंडियन सिटीजन हो, बस यही पता चलना चाहिए। ठीक है। आप बंगाली हो, ये हो, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। एनीवेज, डू नॉट टीयर ऑफ एनी लीव्स फ्रॉम द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। इफ यू फाइंड एनी पेज मिसिंग, डू नॉट फेल टू नोटिफाई सुपरवाइजर। यदि कोई पेज मिसिंग लग रहा है तो आप जरूर से इन्विजिलेटर को बोलो। क्वेश्चन पेपर में कुछ मत लिखना जो डिटैचेबल फॉर्म में मिलता है। एडमिट कार्ड में भी कुछ मत लिखना। ठीक है। जहां पे बोला है ना लिखने के लिए आंसर, वहीं पे लिखना। और आंसर के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बुकलेट टेबल पर ही मत छोड़ देना, इन्विजिलेटर को जरूर से दे देना। ठीक है। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मैम मैंने पिछले साल पेपर दिया था ना, हम्म। तो मैंने जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है ना, तो उस पे जो पैसेज आता है तो उसमें अंडरलाइन किया था मैम। तो नहीं, यानी देखो। क्या ये ना सही ना। रहेगा? हाँ, देखो, एक सेकंड, इसमें क्या लिखा हुआ है। Do not write anything on the question paper available in detachable form. इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में आप लिख सकते हो। और ऑब्वियसली जब हम पैसेज पढ़ते हैं, कुछ भी बड़ा पैसेज है जैसे कि इसमें है, तो हम उस पैसेज को समझने के लिए ऑब्वियसली हम उसमें अंडरलाइन और सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि आपको, अगर आपने इसमें अगर कुछ अंडरलाइन किया है कुछ समझने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पेपर में लिखा है इंस्ट्रक्शन के, क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ नहीं लिखना है। हालांकि क्वेश्चन पेपर भी आप घर ही लेकर जा सकते हो, और इसमें भी अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ओके। ओके मैम। हाँ, एक और चीज, अगर आपको वाकई में कुछ लिखना है, जैसे आप एस्से लिख रहे हो, आपको कुछ रफ करना है, तो इसमें रफ वर्क का भी स्पेस दिया हुआ है, देख रहे हो। आपको वहां पे लिखना चाहिए, मगर वैसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अंडरलाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आपने क्वेश्चन ये कर लिया, अब आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, आप यहाँ पे टिक मार्क भी लगा सकते हो। ठीक है। वैसे मत लगाओ, अनटाइडी लगता है। फाइन। मगर पैसेज में यू कैन अंडरलाइन। आप अपने क्वेश्चन पेपर में, इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया है क्वेश्चन पेपर में, हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को आपको एकदम नीट रखना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। चलिए। ठीक है। ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डू नॉट लीव बिहाइंड, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब डूज, रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द कवर पेज। कवर पेज जो हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट पेज, एंड द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू दिस क्वेश्चन पेपर। अब जैसे दिया है जनरल इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करो। अब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, बोला है उसको भी फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। राइट योर रोल नंबर एंड पर्टिकुलर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। कवर पेज में जो भी स्पेस प्रोवाइड किया है रोल नंबर के लिए, उसी में लिखो। और देखो क्या लिखा है, लेजिबली लिखो, नीटली लिखो, इंक में लिखो। ठीक है। इंक में मतलब आप बॉल पेन यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं अभी शेयर कर लेती हूँ वो, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म, मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगी एडमिट कार्ड का। क्यों, इंग्लिश में कहाँ गया, हिंदी में लिखा है क्या? हाँ, ये रहा। हम्म, एक सेकेंड। कहीं पे पेन का लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में। हाँ, ये रहा।
Candidates may note that all entries in the OMR sheet for objective type paper 1 and entries in where it has gone. Entries in the scannable attendance sheet for both paper 1 and paper 2 should be filled by black ball point pen only. ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन दिया है। अब स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के कंफ्यूजन होता है कि क्या पेपर 2 में भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, ये कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, पेपर जो 1 है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और आप जो भी आंसर लिखते हो, मार्क करते हो, वो आपका मशीन के अंदर जाता है। ठीक है, तो मशीन जो है वो सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही रजिस्टर कर पाता है, और कोई कलर को रजिस्टर नहीं कर पाता, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेन को भी नहीं रजिस्टर कर पाता है। तो बोल रहा है पेपर 1 का जो आप ओएमआर शीट मिलता है जिसमें आप शेडिंग करते हो, वो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। ठीक है, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट मिलती है आपको पेपर 1 की, वो भी ओएमआर शीट टाइप की होती है, उसको भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। पेपर 2 का भी आपको स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट मिलती है, उसको भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। फाइन, जो भी मशीन में जा रही है ना अंदर, वो आप लोग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करोगे। मगर जो आपका पेपर 2 का क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, जो मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ, वो मशीन के अंदर नहीं जाती है, तो उसमें आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, पायलट पेन, जेल पेन, ठीक है, कोई भी पेन, ठीक है, मगर रेड पेन नहीं यूज कर सकते हो। बाकी कोई कलर, ग्रीन, पर्पल, ये तो आप लोगों को भी पता है। आप ब्लैक, ब्लू, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, पायलट पेन कोई भी यूज कर सकते हो। मगर स्टूडेंट्स मतलब जैसे मुझे ब्लैक पेन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक लगता है, मुझे ब्लू अच्छा लगता है कलर, तो मैं ब्लू से ही मैं प्रेफर करती हूँ। और है ना, बॉल पॉइंट पेन प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है ना जेल पेन में स्लो हो जाती है, और मेरी राइटिंग ऐसी गंदी है जेल पेन में और बुरी लगती है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल चॉइस है, वो अपना पर्सनल चॉइस है। आपको लगता है मेरा पायलट पेन, मैं बचपन से पायलट पेन में लिख रहा हूँ, तो मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ, तो वो यूज करो। ठीक है, मगर आप ना समझ रहे हैं? ऐसा मत करना कि भाई पेन जो है ना, आप जैसे आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो पेन आप यूज कर रहे हो ना, उसी पेन को थ्रू आउट यूज करो। एग्जाम देते वक्त भी पेन को, वही पेन को यूज करो, पेन को चेंज मत करो। ठीक है, उसी की तरफ लॉयल रहो। जैसे मैं, जब मैं लिखती तो मैं रेनोल्ड पेन यूज करती थी, तो जब मैंने वो पेन यूज करना शुरू किया ना, तो मेरे को दिमाग में था कि अब मैं ये पेन को चेंज नहीं करूंगी जब तक मेरा एग्जाम ना खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा आदत बन गया था, मेरी मेरी उंगलियों को भी आदत हो गई थी उस पेन की। तो बहुत स्पीडीली मतलब मैं लिख पाती थी। मगर अगर मैं सपोज अक्टूबर से मैंने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की, जनवरी में मुझे लगा अरे नहीं, मुझे तो वो क्या बटरफ्लो पेन चाहिए सेलो का, मैं उसको उठा के ले आई। ठीक है, तो मेरा अब मेरी उंगलियों को भी तो एडजस्ट होना है ना पेन से, तो वो टाइम लेगा। फाइन, तो इसीलिए कायदा तो यही है कि पेन एक बार अच्छे से चूज करो, उसी को थ्रू आउट मेंटेन करो, एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर दूसरा पेन यूज कर लेना। बेस्ट तो यही है। ठीक है, ओके। तो जो भी मशीन में जाती है स्टूडेंट्स, उसी को आप लोगों को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना होता है। और जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मशीन वाली नहीं होती, वो मशीन में नहीं जाती है, आप लोग इसमें कोई भी पेन यूज कर सकते हो, रेड पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, पेंसिल आपको लेकर जाना चाहिए, हालांकि डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्टूडेंट बोलते हैं मैम हम ऐसे में डायग्राम बना सकते हैं, मैप, बार ग्राफ, ये सब तो कुछ नहीं बनाना चाहिए ऐसे में, आप सिर्फ लिखो 300 वर्ड्स में। एक्स्ट्रा ड्राइंग व्राइंग कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब छलावा होता है, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, मगर एग्जामिनर नहीं बनेगा बिल्कुल। ये सब ब्लफ करना है, कुछ भी डायग्राम मैप कुछ भी नहीं बनाना है आप लोगों को। जो अपनी बात एक्सप्रेस करनी है वो शब्दों के जरिए करनी है। और पेंसिल मैं इसलिए बोलती हूँ यूज करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल अच्छा होता है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में यूज किया हुआ है।
तो मुझे ऐसा लगता है ना, डर्टी टाइप की फीलिंग नहीं होती है। जैसे हम है ना पेन से लिख रहे हैं, फिर अंडरलाइन हम पेन से करते हैं, थोड़ा सा डर्टी लुक आता है। पेंसिल से करेंगे तो अच्छा सा लुक आता है। ठीक है। अच्छा, फॉर रफ वर्क ब्लैंक पेजेस प्रोवाइडेड, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो आप उसमें प्रेसिव भी आप लिख रहे हो तो ऑब्वियसली सीधे बॉक्स में नहीं लिखोगे, पहले ड्राफ्ट तैयार करोगे। ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो पॉइंट्स आपको लिखना है, तो वो भी वहां पे करोगे। जो मार्जिन दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर कभी रफ वर्क मत करना। ये जो मार्जिन है, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, कुछ नहीं करोगे। इनफैक्ट सिर्फ लिखो, इसके लाइन के बाहर कुछ मत लिखो। साफ लिखा भी हुआ यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू, मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, लिखा भी हुआ है। ठीक है। हम्म, मैं कहाँ थी? स्ट्रेंज। एनीवेज, हाँ ठीक है। इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट। ठीक है, जैसे कैंसिल है, अब इस कैंसिल को मुझे कैंसिल करना है, तो एक बस एक ऐसे कर लो, खत्म। अब ऐसे घिचे पीछे मत करो, डर्टी लुक आएगा, है ना। सिर्फ एक लाइन खींचो, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको कैंसिल करना है। अच्छा, एक और चीज, जैसे आपने रफ वर्क कर लिया है, ठीक है, अब आपका काम खत्म हो गया है, अब आप है ना, अब आपको कोई रफ वर्क नहीं करना है। तो जैसे आपने रफ वर्क किया है, ये रफ पेज है, उसमें आपने रफ वर्क किया है, डायगोनली स्ट्राइक ऑफ कर दो, ताकि आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट भी नहीं करो ना। मतलब एग्जामिनर देखेगा क्या लिखा है। आप एग्जामिनर को ये स्ट्राइक ऑफ करके आप एग्जामिनर को इंडिकेट कर रहे हो कि देखिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो रफ वर्क है। ठीक है। अच्छा, हैंड ओवर या क्वेश्चन का आंसर पूरे पर्सनली टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गया, डूज एंड डोंट्स हो गया। अब क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से कटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन इज प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? ये एस्से है। ये इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है। तो जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखे, जिसको हिंदी में, जो एडमिट कार्ड में जो मीडियम दिया उसी मीडियम में लिखोगे। जो एडमिट कार्ड में मीडियम हिंदी दिया, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये काम नहीं करोगे। Answer to this shall be written either in Hindi or English, conforming to the medium indicated in the attendance list against the name of the candidate. एक तो एडमिट कार्ड में भी आपका मीडियम लिखा रहता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। और फिर साथ में आप लोग को जो अटेंडेंस लिस्ट मिलती है, उसमें भी आपका मीडियम लिखा रहता है, तो दोनों में लिखा हुआ है। तो आप लोग मीडियम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। देखिए ये रहा। ठीक है, मीडियम के अगेंस्ट आप नहीं जाओगे, ये चीज ध्यान रखना है। ओके। The same shall also be indicated by the candidate on the cover of the question come answer booklet in the space provided. The same shall be indicated by the candidate. तो कैंडिडेट को अपना मीडियम यहाँ पर भी मेंशन करना है। ये रहा, जो एडमिट कार्ड में है वो ही। और अटेंडेंस तो मीडियम तीन जगह, एडमिट कार्ड में भी है, अटेंडेंस लिस्ट में भी है, और यहाँ पर भी है। ठीक है। अब उसके बाद, The questions are printed in English only and should be attempted in English. अब ऐसे के क्वेश्चन सिर्फ हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, मतलब बाकी क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। The number of marks carried by part of question is indicated against it. Obviously, 4 into 20, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स हो गए। The parts of a question shall be attempted at a place designated for them in the question come answer booklet. जो स्पेस दिया है ना वहीं पे लिखना है, लाइन के इस पार नहीं लिखोगे, इस पार नहीं लिखोगे। ठीक है। और लिखा है attempts the question, attempts of question shall be counted in sequential order। इसका मतलब ये है कि
जब एग्जामिनर इवेलुएट करेगा तो वो यहाँ से शुरू करेगा, पहले 1A को इवेलुएट करेगा, मार्क्स देगा, फिर 2A को इवेलुएट करेगा, सॉरी 1B को इवेलुएट करेगा, फिर मार्क्स देगा। फाइन। तो वो इवेलुएशन सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा। मगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। आपको ये वाला क्वेश्चन मन नहीं कर रहा है लिखने का, अभी इसके बारे में आपको आता नहीं है उतना, अभी आप सोचोगे, तो आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। आप पहले ग्रामर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, प्रेसी लास्ट में करो, मगर चेक आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। अटेम्प्ट आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलेस स्ट्रक ऑफ, ये अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस स्ट्रक ऑफ attempt or a part of question shall be counted even if attempted partly। तो सपोज आपने कहीं कुछ गलत लिखा है और मगर आपने उसको स्ट्रक ऑफ नहीं किया, इसको कहते हैं स्ट्राइक ऑफ करना। उसको आपने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, कुछ भी लिखा है ऐसे स्ट्राइक ऑफ करना, अगर गलत लिखा है तो ये स्ट्राइक ऑफ हुआ। तो बोल रहा है कि अगर आपने ऐसे स्ट्राइक ऑफ नहीं किया तो उस आंसर को कंसिडर किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कोई भी पेज अगर ब्लैंक हो या एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज, पोर्शन है ये, पेज ब्लैंक हो या पेज का कोई पोर्शन ब्लैंक हो, तो उसको भी स्ट्रक ऑफ करना। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सपोज ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नहीं अटेम्प्ट किया, ये ब्लैंक पेज है, इसको पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रक ऑफ करो। ठीक है, ऐसे। अब सपोज आपने कुछ लिखा, और आपने लिखा और यहाँ पे खत्म हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन, एक मार्जिन दे दो, और उसके बाद ये पोर्शन बच गया ना आपका, यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक ऑफ कर दो। ठीक है, तो ऐसे अगर स्ट्रक ऑफ करोगे तो देखो एग्जामिनर नहीं देखेगा उसको, अच्छा स्ट्रक ऑफ है ठीक है, नहीं देखेगा वो। तो कोई पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन, अब सपोज यहाँ तक आपका आंसर खत्म हुआ है, अब यहाँ अरे मैम देखिए ना यहाँ पे भी खाली, इसको भी स्ट्रक ऑफ करो, ये सब कॉमन सेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हुआ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप खत्म हुआ तो आप ऐसे करके एक, मैं ऐसे देती थी, ठीक है, मतलब बताने के लिए कि देखिए मेरा आंसर खत्म हो गया है। ठीक है, मैं ऐसे देती थी, आप लोग भी कैसे भी दे सकते हो, इससे पता लग जाएगा कि आपका आंसर खत्म हो गया, ये भी कर सकते हो। इससे और नीट और टाइडी लगता है, और कुछ नहीं है। फाइन, नेक्स्ट में आते हैं। हम्म, ओह खत्म। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ना, आपको हर क्वेश्चन, चाहे वो रिपोर्ट का हो, एस्से का हो, या आर्गुमेंट हो, हर क्वेश्चन के नीचे आपको 3 पेजेस ब्लैंक दिखेंगे, यानी आपको 3 कंप्लीट पेज मिलेंगे आपको आंसर लिखने के लिए। राइट, ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होता है ना, ये A4 साइज से हल्का सा बड़ा होता है, A3 भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, A4 साइज एकदम हल्का बड़ा होता है, और इसमें आपको 3 पेजेस ब्लैंक मिलेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, हर में मिलेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा तीनों पेज भरना है, नहीं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे 300 310 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ओके, तो कायदे से, अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी नहीं है, आपकी राइटिंग बहुत बड़ी नहीं है, और आप 2 लाइंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं देते हो, 2 वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं देते हो, तो आपका 300 वर्ड्स, 2 पेज, और यहाँ तक या यहाँ तक खत्म हो जाएगा। इतना तक लिखोगे ना, आपका 300 वर्ड्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आधा कर दिए तो 330 वर्ड्स, 40 वर्ड्स हो जाएंगे अगर आधा लिखे तो। ठीक है, अगर एवरेज साइज राइटिंग है आपकी तो। ओके, तो अगर आपको 300 वर्ड्स लिखना है तो 2 पेज, और ये ये हो गया 300 वर्ड्स। किसी किसी की राइटिंग बहुत छोटी होती है,
ठीक है, मैं 2 स्टूडेंट्स को जानती हूँ, बहुत छोटी राइटिंग, सुंदर मगर छोटी, तो उनके ना यहीं तक खत्म हो जाते हैं। थोड़ी बड़ी राइटिंग है तो आधा पेज और ले लेगा। गॉट इट। अच्छा, तो जो पोर्शन बच गया उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फाइन। मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है। तो हर एक में आपको, अब स्टूडेंट्स को लगता है ना कि तीनों पेजेस को पढ़ना है, तो वो काम आप नहीं करोगे। और कैसे अटेम्प्ट करना है उसका एक अलग सेशन होगा। अभी मैं ग्रामर पार्ट में आ रही हूँ। ठीक है। और प्रेसी में कैसे बॉक्सेस में लिखना चाहिए वो एक अलग ही प्रेसी वाला सेशन होगा, इसमें मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, देखिए प्रेसी के लिए आपको अलग से बॉक्स मिलता है। और आप देखिए ये बॉक्सेस कितने बड़े हैं। ठीक है। इसका मेजरमेंट जब मेरा टाइपिस्ट इसको कर रहे थे ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो यूपीएससी जो शीट देता है वो A4 साइज से थोड़ा बड़ा होता है। और मैंने जो बुक निकाली है वो A4 साइज की। तो आप अगर मेरी जो यूपीएससी प्रेसी शीट देखोगे जो मैंने रिलीज किया है, उसके बॉक्सेस है ना, ये वाले बॉक्स से थोड़े से आपको छोटे मिलेंगे। एग्जैक्टली इतने नहीं होंगे। तो जब आप किसी का मॉक टेस्ट अपियर करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉक्सेस या तो इतने बड़े हो, या इससे थोड़े बड़े, या इससे थोड़े छोटे हो। कहने का मतलब है एकदम छोटे बॉक्स में कभी प्रेस अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि आपकी आदत इस बॉक्स, इस टाइप ऑफ मेजरमेंट वाले बॉक्स में अटेम्प्ट करने की होनी चाहिए। ना कि बहुत छोटे, ना कि बहुत बड़े। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपकी आदत एकदम एग्जैक्टली यूपीएससी व जो प्रेसी शीट देता है उस बॉक्स में अगर आपकी आदत हो गई, तो आपको पता है कि अगर मैं सपोज बड़ा डेजिग्नेशन लिखना है, तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, ताकि मेरा डेजिग्नेशन पूरा आ जाए। हालांकि मेरा नहीं आया, मेरी राइटिंग ऐसे भी बहुत बड़ी है। ठीक है। आपकी आदत पड़ जाएगी। मगर सपोज आप बहुत नैरो में आपने अटेम्प्ट किया, तो फिर आपकी वैसी ही आदत पड़ जाएगी। फाइन। बहुत बड़े में किया तो आपकी आदत फैला के लिखने की हो जाएगी। तो ये, अगर हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और अगर मेरा वाला जो यूपीएससी प्रेसी शीट है वो अगर लोगे, तो इसकी बॉक्स इससे थोड़ी सी आपको छोटी मिलेगी, हल्की सी छोटी। ठीक है। एनीवेज, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी स्पेस प्रोवाइडेड है। फाइन। अब इसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम, ये वाला देखिए, हाँ, कि इतना सारा स्पेस दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरा भरना है यहाँ तक। ठीक है। मगर तो मैं बोलती हूँ कि जितना पूछा है ना उतना ही जवाब दो, एक्स्ट्रा मत लिखो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, वो एक ही लाइन के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रीवियस ईयर का, हु वाज गांधी जी मास्टर, नहीं, हु वाज गांधी जी गुरु, ये क्वेश्चन था। ठीक है। तो गांधी जी गुरु वाज सो एंड सो, खत्म। अब इसमें मैं क्या पूरा कैसे मैं इस पूरा मैं जगह इसको भरूं? पूरा गुरु का बायोग्राफी लिखूं या गांधी जी का बायोग्राफी लिखूं? भाई क्वेश्चन पूछा है गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, मैंने आंसर कर दिया, एक्स्ट्रा क्यों लिखूं मैं? मगर बहुत दुख की बात है कि जो अब एसी बन गए हैं, जो टॉपर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि देखो, थोड़ा ज्यादा लिखना, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना, वो गलत बोल रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पर्पस ही डिफीट हो रहा है पूरा का पूरा। एक्स्ट्रा लिखना है, ज्यादा लिखना है, ऐसे में लिखो, आर्गुमेंट में लिखो, रिपोर्ट में लिखो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपको एक लिमिट में बांध दिया गया है। अब उस लिमिट में रहकर क्या आप आंसर कर सकते हो? गॉट इट। क्या आप जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दे रहे हो, कि उससे ज्यादा जवाब दे रहे हो? गांधी जी का गुरु का नाम ये था, उस गुरु का जन्म, अब सपोज कोई पूछता गांधी जी का गुरु का नाम क्या था, गांधी जी के गुरु का नाम ये था, उसका जन्म यहाँ हुआ था, उसका जन्म इतने सन में हुआ था। अरे भाई जो पूछा उसका जवाब दो ना, मेरे को इरिटेट मत करो। आप अगर एक्स्ट्रा लिखोगे, आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उसको इरिटेट कर रहे हो। भाई जो पूछा है वही लिखो। अब स्टूडेंट्स, 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, ठीक है, 320 कर दो।
400 कर दोगे तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर बहुत ऑब्लाइज फील करेगा? आज आपका 400 वर्ड्स, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? वो इरिटेट हो रहा है। ठीक है, तो मत इरिटेट करो, एग्जामिनर को खुश करो, भाई जो पूछा मैं वही आंसर करूंगा, एक्स्ट्रा नहीं लिखने की जरूरत है। फाइन। तो ऐसा नहीं है जो स्पेस दिया उसको पूरा का पूरा भरना है। अब हम ग्रामर पार्ट में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ग्रामर, इसमें तो ग्रामर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मगर ग्रामर का इंस्ट्रक्शंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक और चीज भूल गई। मैं आर्गुमेंट का इंस्ट्रक्शन भी आपको बता देती हूँ। इसका इंस्ट्रक्शन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके जो पैसेज के इंस्ट्रक्शन है वो चेंज नहीं होते हैं। मगर जो प्रेसी का इंस्ट्रक्शन है चेंज होता है, तो प्रेसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आंसर करना है। ओके, पढ़ के फॉलो करके। अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, तो यानी लास्ट में वर्ड्स दिया है उसका वन थर्ड करना है, 381 का वन थर्ड करना है। ओके। डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, यानी आपको टाइटल नहीं सजेस्ट करना है। देखो यूपीएससी कितना मतलब ट्रिकी है, और है ना, टाइटल का स्पेस दिया हुआ है देखो यहाँ पर, और बोल रहा है टाइटल मत सजेस्ट करो। यानी आपको वो टॉफी दे रहा है, बोल रहा है खाओ मत। और अब स्टूडेंट्स क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है ना। जब हम लोग सारांश करते हिंदी में, हम लोग को इंग्लिश में तो वैसे नहीं सिखाया जाता था सीबीएसई में, मगर हिंदी में सारांश करना सिखाया जाता था, तो हमेशा हम उसमें टाइटल देते थे। तो आदत पड़ी हुई है, तो हम उन्हें टाइटल देते हैं। यूपीएससी में स्पेस भी तो दिया हुआ है टाइटल का, मगर लिखा हुआ है टाइटल नहीं देना है। ठीक है, तो ये सब यूपीएससी चेक करता है कि आप कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। राइट एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, एक जितना हो सके। यूपीएससी ये नहीं कह रहा है कि अब प्रेसी अपने ही शब्दों में लिखो। मैं देखती हूँ बोलते हैं कि प्रेसी को अपने शब्दों में लिखना चाहिए, मैं बोलती हूँ एज फार एज पॉसिबल। मैं नहीं बोलती, यूपीएससी बोल रहा है जितना हो सके। ठीक है। द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट दिया है उससे में लिखना है। ठीक है। अब मैं आर्ग्यूमेंट का इंस्ट्रक्शन जरूरी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शंस नहीं देते रिपोर्ट और आर्गुमेंट में। ये है आर्गुमेंट। अब देखिए, आर्गुमेंट में लिखा है राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। अजीब बात क्या है, इसके इंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखा है कि इतने वर्ड्स में लिखना है। ये मैं जब आर्गुमेंट पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी। तो लॉजिक तो यही है कि ऐसे 20 मार्क्स का है, 300 वर्ड्स, आर्गुमेंट भी 20 मार्क्स का है तो 300 वर्ड्स, यही लॉजिक है। ठीक है। मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं पे, या सुना था कि आर्गुमेंट में कोई वर्ड लिमिट नहीं है, बस इतना ही स्टेटमेंट उस टीचर ने दिया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हैंगिंग पोजीशन में है। अच्छा, आर्गुमेंट में कोई वर्ड लिमिट नहीं है, इसका मतलब क्या है, जितना मना है उतना लिखो? ऐसा नहीं है, हर चीज में लिमिट होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें भी लिमिट है, आप लिमिट सेट कर दो। नहीं दिया है तो लिमिट आप सेट करो, जितना फिर तो लिखते ही जाओ, बाकी क्वेश्चन छोड़ दोगे फिर, है ना। तो लिमिट सेट करना जरूरी है। चलिए अब हम ग्रामर पे आते हैं। अब यूपीएससी आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है, आप ट्रैप मत होना। ठीक है। टाइटल का स्पेस दिया हुआ है, मगर टाइटल मत लिखना। ओके। वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको टेस्ट किया जा रहा है कितने वर्ड्स में आप लिख रहे हो। ठीक है। और वैसे भी गिन के उनको नहीं पता चलता है, वो ऐसे ही देख के बता देंगे कि कितने वर्ड्स में लिखा गया है। वैसे ही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आई मीन ब्लैंक है, मगर इसको फिल नहीं करना है। लिखा है देखिए, दो इंस्ट्रक्शन है। 6A में, 6A का इंस्ट्रक्शन है, और इस 6A में टोटल 10 क्वेश्चन है। ये रहा। ठीक है। अब ये ये जो है ना 10 क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन है, और ये क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है।
तो ये 10 क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में लिखा है रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। रीराइट यानी आपको लिखना है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है फिल इन द ब्लैंक। दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको इसको कैसे लिखना है? लिखा है फिल इन द ब्लैंक, मगर उसमें फिल मत करना। यूपीएससी ट्रैप करता है कितना इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो। आप एक ब्लैंक और बनाइए, ठीक है, उसमें आप यूनिवर्सिटी लिखिए, stands for humanism, tolerance, progress, etc। अब इस ब्लैंक को फिल करिए ऐसे। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन लिखा है रीराइट, तो मैं रीराइट को ब्लैंक को भी फिल कर पा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारे में इसी तरीके से आपको रीराइट करना है। फाइन, ओके। और जब हम रीराइट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे संस्कृति ग्रामर के बैच की है, तो ग्रामर का बैच का टेस्ट अभी भी चल रहा है, जो टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या गलती की है, जो अभी मैं मुझे याद है मैं बता रही हूँ। जैसे जब हमें रीराइट करना होता है तो हम, मतलब अननोइंगली या हम केयरलेस हैं तो हम वो गलती कर देते हैं। तो स्पॉटिंग एरर टाइप का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में ऐसे था, ठीक है, द पुलिस हैज, फिर कुछ कुछ था, ठीक है। तो संस्कृति को पता है कि पुलिस प्लूरल है और यहाँ पर हैव लगेगा, ठीक है, हैज की जगह हैव लगेगा। तो मगर संस्कृति ने क्या किया, आंसर लिखते वक्त द को मिस कर दिया। तो स्टूडेंट, जब आप रीराइट कर रहे हो तो आप एकदम ध्यान पूर्वक, बहुत अटेंटिवली, आपको बहुत केयरफुली आपको रीराइट करना है, ताकि ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, आप मिस आउट ना करो, ठीक है। द है, है, ठीक है। और दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मुझे मिल सकता है शायद वो गलती, देखते हैं। उसके बारे में तो मैं डिस्कस भी करूंगी। कैपिटल लेटर की मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कहाँ पर कैपिटल लेटर दिखा था, एनीवेज नहीं भी दिख रहा, चलो कोई नहीं। अब जैसे ये आई कैपिटल है, ठीक है, तो आप इसको अब रीराइट कर रहे हो, करेक्ट सेंटेंस लिख रहे हो, अगर आई को आपने स्मॉल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया है, इंडिया में आई हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा, ठीक है, मगर स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है रीराइट करते वक्त भी। फाइन। तो जब आप रीराइट कर रहे हो तो आपको ना ग्रामर में सभी जगह रीराइट ही करना है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तब भी आपको रीराइट ही करना पड़ेगा। तो मतलब आर्टिकल्स, दिस दैट द, ये सब मिस आउट नहीं करना है, और है ना कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं करना है। फुल स्टॉप जहां पे बोल रहा है वहां पे फुल स्टॉप देना है। अब जैसे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो जब आप रीराइट कर रहे हो, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आपने क्वेश्चन टैग सही सही पुट कर दिया, मतलब क्वेश्चन मार्क देना नहीं, क्वेश्चन मार्क देना भूल गए, गलत हो गया। तो do not miss out on any word, do not miss out on any punctuation mark that is wanted in that particular sentence। फिर do not make capital letter mistake while rewriting, ठीक है। ये सब चीज स्टूडेंट ध्यान देना, वरना पता है क्या होता है, हम है ना 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और वो जो 3 घंटा है ना, उसमें हम ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें हम केयरफुल नहीं है, तो वो 2 साल का मेहनत है वो कहाँ है, वो तो वेस्ट हो गया ना। कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है, अरे यार मैं तो क्वेश्चन मार्क देना भूल गया, ओ गॉड। ये सारा पंचुएशन मिस्टेक है, इसको हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कहते हैं, इसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट में आ रहे हैं, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका प्लूरल फॉर्म देना है, और फिर प्लूर मेक सेंटेंसेस यूजिंग प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म से सेंटेंस बनाना है। तो अब स्टूडेंट बहुत तरीके से घिच पिच बहुत डर्टी वे में लिखते हैं, तो सही नहीं है, ठीक है। जैसे प्लूरल फॉर्म लिखना है तो अच्छे से टाइम लो ना, क्या प्रॉब्लम है, प्लूरल,
एल्गई। और फिर सेंटेंस बनाना है एल्गई से, तो सेंटेंस, और फिर सेंटेंस बनाओ। एग्जाम में तो बड़ा अच्छा लगेगा, अरे यार ये तो बड़ा कायदे से लिख रहा है। उसको खुशी होगी, उसको ना, वो आपको ना एक साइलेंट अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, जो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है। जब ना हम मैं भी चेक करती हूँ आप लोगों के आंसर्स, या जब कभी मुझे मौका मिलता है ऐसे इवेलुएट करने का, तो चाहे वो आंसर कितना भी बेकार लिखा हो, चाहे गलत ही क्यों ना लिखा हो, मगर इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज। तो कुछ, जैसे मुझे ना ये ऐसे का ना क्वेश्चन फेमिलियर नहीं है। 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं, चौथा नहीं आता है मुझे। तो मैं लिखता हूँ, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स उस कंटेंट में डालता हूँ जिससे एग्जाम में थोड़ा बहुत मुझे अप्रिशिएट करे। तो ये है छोटे छोटे एलिमेंट्स जिसको एग्जाम में आपको अप्रिशिएट करेगा, खुशी होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर बताएं तो आप लोगों को भी खुशी होगी, है ना। अगर आप लोग किसी का इवेलुएट करते हो, सपोज आप लोग भी किसी का इवेलुएट करते हो, और एकदम डर्टी राइटिंग में लिखा है, घिचपिच घिचपिच पूरा मेस्ड अप, तो मूड ऑफ हो जाता है। वही तरीके से लिखा है तो मजा आ जाता है ना। तो इसी तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, जैसे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है तो रीराइट करके। ठीक है। अच्छा, ये रफ वर्क है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो आपको शायद 3 पेजेस मिलते हैं, 4 पेजेस, ऑलमोस्ट 4 पेजेस मिलते हैं रफ वर्क के। ओके। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम वो क्वेश्चन का आंसर शीट के में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो स्टार्टिंग में डिटैच करना होता है क्या? हाँ हाँ, डिटैच कर सकते हो शुरुआत में, और वैसे भी वो इंसुलेटर आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, मगर कोई कोई इंसुलेटर बहुत डम्ब होते हैं, मैं आप लोग को ये भी बता दूं। और ये स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया हुआ है। ठीक है। इंविजिलेटर को खुद भी नहीं पता होता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहली आपका जो क्वेश्चन है वो मैं बता दूं। क्वेश्चन पेपर डिटैचेबल फॉर्म में होते हैं, तो इंविजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा। अगर नहीं भी देता है, आप क्वेश्चन पेपर को डिटैच कर दीजिए। आप, जब तक आपके पास टाइम है, आप उस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। मगर एक और चीज, जब आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलते हैं, पूरी की पूरी सील्ड रहती है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो वो सील को कब ब्रेक करना है, वो इंसुलेटर आपको इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, वो सील ब्रेक होगा तभी आप क्वेश्चन पेपर नीचे से डिटैच कर पाओगे। ओके। अच्छा, अब कुछ इंसुलेटर डम्ब होते हैं, ये मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे। एक स्टूडेंट पेपर 2 में ब्लू पेन से लिख रहा था, तो इंसुलेटर ने कहा उसको कि नहीं, तुमको ब्लैक पेन से लिखा, देखो इंस्ट्रक्शन में दिया है। और वो स्टूडेंट नर्वस हो गया कि उसे पूरा, अरे 1 घंटा बीत गया, उसने तो पूरा ब्लू पेन से लिखा है, अब उसका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। मगर स्टूडेंट, ब्लू पेन, ब्लैक पेन आप लोगों का उसमें मैंडेटरी है। जो पेपर आपका मशीन के अंदर जाता है, जैसे ओएमआर शीट, स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, ओके, डिस्क्रिप्टिव, और जो आपका पेपर 1 का जिसमें आप लोग मार्क्स, वो ओएमआर शीट ही है। मगर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर वो मशीन के अंदर नहीं जाती है, वो मैनुअली इवेलुएट होती है। ठीक है। उसमें पेन चलता है, उंगलियां चलती है। ठीक है, उसमें आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, रेड पेन को छोड़कर, बाकी ब्लू, ब्लैक, एनी टाइप, एनी कंपनीज पेन, फाइन। इसीलिए अगर कोई इंसुलेटर इस तरह से बोले, तो आप लोग सुन के भी अनसुना कर देना। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन। और मैम जो अपन पैसेज जो लिखते हैं तो जो अंडरलाइन करते हैं तो वो पेंसिल से करना चाहिए या पेन से करना चाहिए? कर लो, पेंसिल से बेटर रहता है, पता है पेन बहुत डर्टी लुक देता है, बहुत डर्टी लुक देता है। अंडरलाइन कर रहे हो, पेंसिल से करो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में भी पैसेज और पैसे में अंडरलाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्वेश्चन पेपर जो डिटैचेबल फॉर्म है वो आप उसको घर लेकर जा सकते हो, तो मगर मैं, मेरा लॉजिक यही है कि अगर क्वेश्चन पेपर घर लेकर जा सकते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में हम कुछ भी करें वो एग्जामिनर को थोड़ी पता चलेगा। लॉजिक ना।
यही कंफ्यूजन हुआ था मैम मेरा हाँ, जब मैं बैठा था। तो क्वेश्चन पेपर मुझे ऐसा फील होता है, क्वेश्चन पेपर में यू कैन वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड जस्ट पुट अ टिक मार्क। और क्वेश्चन पेपर, जैसे आप आंसर लिख रहे हो तो जो आंसर लिख रहे हो जिस स्पेस में, वो स्पेस को खोल के रखो। सामने आपका डिटैचेबल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर है, पैसेज है, तो उस पैसेज को पढ़ो। आपको बार बार फ्लिप नहीं करना पड़ेगा, पेजेस को उल्टाना नहीं पड़ेगा। राइट। हाँ, एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन? मैम मैंने लास्ट अटेम्प्ट एग्जाम दिया था तो उसमें जो पेपर था ना वो डिटेचेबल पूरे सेंटर पे नहीं किया गया। मैं नहीं समझी रौनक। मैम एक्चुअली ना वो डिटेचेबल होता है ना आफ्टर एग्जामिनेशन, हम्म। तो वो क्वेश्चन जो है ना डिटेचेबल किया ही नहीं गया मेरे सेंटर पे। अच्छा, आपको खुद ही निकाल लेना चाहिए था। मैम वो पूरे सेंटर पे किसी को निकाला नहीं दिया गया। अच्छा। यस मैम, मेरे साथ भी यही केस हुआ था, मेरा तो पेपर खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर, मुझे पता चला। डम्ब है, उनको खुद इंस्ट्रक्शंस नहीं पता है, उनको खुद नहीं ट्रेन करना चाहिए ना। यूपीएस इंजुलेटर को पैसे मिलते हैं उस एग्जाम इंजुलेट करने के, एक दिन के शायद 500 700 मिलते हैं, आपको पता है। तो ट्रेन तो करना चाहिए ना, नहीं करते हैं। और मैम वो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में जो पैसेज आते हैं ना, तो वो काफी पेजेस शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से टाइम भी बहुत चला जाता है। हाँ, तो इसीलिए ना क्वेश्चन पेपर को डिटैच करके अपने पास रखो। अगर कोई इंजीनियर बोलता है कि नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन दिखाओ कि देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है। रिस्पेक्टफुली दिखाओ कि मैम देखिए इंस्ट्रक्शन में, या सर देखिए इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा है, तो हम इसको डिटैच कर रहे हैं। ओके। इसलिए आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हम्म। और कोई क्वेश्चन? यस मैम। मैम जो आर्गुमेंट राइटिंग है हम्म। उसमें हम लोगों को क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखना होता है और डू वी हैव टू राइट इट इन द पैराग्राफ फॉर्मेट? पॉइंट फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं आर्गुमेंट के ना। जैसे मैंने जो देखा हुआ है, मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी, वैसे अभी फिलहाल ब्रीफली बता रही हूँ। एक तो ये फॉर्मेट देखा है, फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे बेबी टाइप का फॉर्मेट लगता है। ये 1 1 2 2 बहुत मेसी, ऐसा लगता है सब कुछ स्क्वीज्ड है। ये फॉर्मेट मैंने देखा हुआ है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट ने ये फॉर्मेट बताया था। ठीक है, एक फॉर्मेट जो और एक देखा हुआ है, वो है फॉर, और पूरा पैराग्राफ पूरा अच्छा खासा एस्से टाइप का है फॉर में, और अगेंस्ट है पूरा एस्से टाइप का। ये भी एक फॉर्मेट देखा है। मगर जो फॉर्मेट मैं बताती हूँ वो पॉइंट वाइज होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन, इससे ना बहुत नीट लगता है। फॉर, अगेंस्ट, ये है। फिर 1 2, 1 2, और फिर कंक्लूजन। बहुत नीट लुक देता है ये वाला फॉर्मेट। ये बुक मिलेगी ना, बुक में यही फॉर्मेट मैंने यूज किया है। हम्म। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। और कोई क्वेश्चन? मैम अभी के लिए ग्रामर के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हो? ग्रामर ना, कभी कोई क्लासेस अटेंड की है ग्रामर की आपने? कभी कोई कोई फॉर्मल कोचिंग ली हुई है ग्रामर की? यस मैम। ली हुई है आपने? तो फिर अगर ली हुई है ना, तो फिर और समझ में आया था सब कुछ? यस मैम। तो फिर आपको क्या करना है, यूपीएससी का इंग्लिश कंपलसरी का बुक आता है आपको, अमेजोन में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप कहाँ के हो आप? मैम महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में भी होगा ना वो बुक वाली शॉप, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी इंग्लिश कंपलसरी का बुक लेना। उसमें सॉल्ट पेपर है यूपीएससी का। ठीक है, सॉल्ट पेपर विद सोल्यूशन लेना। तो आप उसको प्रैक्टिस करना सॉल्व करने का, उसमें ग्रामर 50 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, वो कर सकते हो। मेरी बुक भी है, आप वो भी ले सकते हो। अगर आप वो यूपीएससी वाली बुक लोगे तो वो 250 300 की मिलेगी, मेरी वाली बुक लोगे तो वो 1000 की मिलेगी। ठीक है, तो उसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस है, और
टेस्ट पेपर्स, आई मीन प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस अराउंड 43-49 होंगे शायद। ठीक है। ओके मैम। मैम वो आपका 16 जैन से कोर्स आने वाला है ना, क्या? ग्रामर का? हम्म। ग्रामर ग्रामर का जो बैच हुआ था अभी हाँ। रिसेंट में, तो अच्छा, उसका हाँ। बोलो बोलो। तो उसका आप अपलोड करने वाले हो क्या? हाँ, 16 जनवरी को मैं यूट्यूब प्रीमियम में अपलोड करूंगी। यस, ये बहुत अच्छी चीज है, एडवर्टाइज भी हो रहा है। 16 जनवरी को मैं ग्रामर के वीडियोस अपलोड करूंगी यूट्यूब प्रीमियम में। हर मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा, 99 रुपीज रहेगा हर मंथ का। ठीक है। और जैसे ही वो मंथ खत्म होगा तो आपको, अगर सपोज आपको लगता है कि एक और मंथ आपको लेना है, तो फिर 99 रुपीज आपको पे करना होगा। यूट्यूब प्रीमियम में मिलेगा आपको ये 16 जनवरी से। अभी बैच खत्म हो चुका है, मगर स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस भी नहीं देखा है पूरा। क्या कर सकते हैं। हम्म। वो भी आपको हेल्प करेगा। मैम वो तो कोर्स देखना, अगर मीन्स लेना है तो फिर वो प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना? मगर एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकली राइटिंग सेक्शन का बैच, ग्रामर और पेपर वन तीनों आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ग्रामर के वीडियोस मत देखना। वीडियोस बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो वीडियोस नहीं देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है, जिसका जो राइटिंग सेक्शन बैच में एनरोल है, वो अगर ग्रामर का भी वीडियोस देखेंगे, पेपर वन भी करेंगे, तो कैसे होगा? 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे के वीडियोस है। इतना बहुत एग्जॉस्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा। वो आपको खुद मैनेज करना है। ठीक है, कि मेरे बुक से काम हो जाएगा तो बुक से काम करो। वीडियोस बहुत लेंदी है, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त चाहिए, है ना। और एक और चीज है, वीडियोस देखने से नहीं होते हैं। फिर वीडियोस देखा है और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना। तो आप सिर्फ 1.5 घंटे के वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उसके बाद का जो है वो 1.5 घंटा 2 घंटा अलग है। संस्कृति ने संस्कृति, श्रेष नहीं है, ये दोनों मेरे ग्रामर का बैच अटेंड किए हुए हैं। अर्जुन है शायद, नितिन भी है इसमें, वो भी ग्रामर के बैच का है। तो इनको पता है कि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। मैं पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुद भी पढ़ना पड़ता है। Got it? तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि बुक लो, बेस्ट। और जहां पे भी आपको लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे वो क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हो। ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेटर रहेगा। मगर एकदम होलिस्टिक वे में आपको ग्रामर सीखना है तो इट विल टेक टाइम, है ना। मगर इतना कर लो कि 15 आ जाए, बस काफी है फिलहाल के लिए। मैम तो फिर आप पूरे वीडियोस अपलोड करने वाले हो क्या? पूरे वीडियोस अपलोड कर दूंगी। हर मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा, पर मंथ सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है। और आपको अगर लगता है कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो उस वो वैसा काम कर सकते हो। ठीक है। यस मैम, अगर फास्ट फॉरवर्ड करके भी हो हाँ सकता है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कुछ, और कोई क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग कल मिलते हैं। और जो शेड्यूल है स्टूडेंट्स, वो मैंने शेड्यूल आप लोगों को ना, मैं अभी भूल ही गई थी शेड्यूल के बारे में। फिर मैं शेड्यूल दिखा देती हूँ, उसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं वो मुझे बतानी है आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। हम्म। तो स्टूडेंट्स, जैसे जो भी आप ब्लू कलर में देख रहे हो वो वीडियो क्लासेस होगी। फाइन। वो टास्क नहीं होगा। फाइन। और जो रेड कलर में देख रहे हो वो ऑफ रहेगा। तो शुरुआत हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से करेंगे। पहले एक वीडियो क्लास होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उसके बाद स्मॉल पैसेजेस हम लेंगे। ठीक है। तो मैं वीक में, सिंस राइटिंग सेक्शन का बैच बहुत ज्यादा टायरिंग होता है, मेरे लिए भी बहुत टायरिंग होता है, तो मैं वीक में 2 दिन ऑफ करती हूँ। इसलिए भी ऑफ करती हूँ, कहीं कोई शेड्यूल में चेंजेस आए, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलूं। मगर जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो
अगर सपोज मुझे ट्यूसडे की क्लास लेनी हो और मैं नहीं ले पाई, या मुझे ट्यूसडे को इवैल्यूएट करना हो मैं नहीं कर पाई, तो वो वेंसडे को शिफ्ट हो जाएगा या संडे को शिफ्ट हो जाएगा। तो शेड्यूल में ऑल्टरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर शेड्यूल में ऑल्टरेशन होगा ना, तो ये मेरी जो मेहनत है ना शेड्यूल प्रिपेयर करने की, वो वेस्ट है। फ्रस्ट्रेशन होगा मुझे, आप लोगों को भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 दिन ऑफ करने से क्या होता है कि शेड्यूल में चेंजेस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और एकदम शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर हम चलते हैं, ठीक है। ओके। और हो सकता है कि मैं कभी ऑफ ले लूं, ठीक है, ऑफ ले लूंगी, तो मैं वो जो क्लास है वो वेंसडे शिफ्ट हो जाएगा या संडे शिफ्ट हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब लास्ट जो है 26 अप्रैल को आपका खत्म हो जाएगा, फाइन। फिर 4 उसी समय उसी दिन मैं मिनी टेस्ट रिलीज कर दूंगी। आपको 4 दिन मिलेंगे, मिनी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, आपको 4 दिन मिलेंगे, और फिर 3 दिन मिलेंगे। और आप उसमें उस 3 दिन में मिनी टेस्ट अटेम्प्ट करके आप मुझे दे देना मेरे ईमेल आईडी में, वो सब मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगी। और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ये मिनी टेस्ट के आंसर्स रिलीज कर दूंगी। इसी ऐसे ही चलता आ रहा है। ओके। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज जो टास्क मैंने दिया है और आप लोग, और जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्मॉल पैसेज है स्टूडेंट्स, तो एक दिन में मैं 2 पैसेज दे सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि पता है कितने 3 लाइन 4 लाइन के पैसेज होते हैं, जैसे गाय पर पैसेज है, काव, है ना, काव पे पैसेज है, कोई छोटे से इवेंट पे पैसेज है, तो एकदम छोटे छोटे पैसेज है। तो एक दिन में मैं 2 पैसेज दे सकती हूँ, ठीक है। तो इससे अगर एक दिन में 2 पैसेज दूंगी तो आप 6 पैसेजेस कर पाओगे, या एक दिन में कभी एक दे दिया, मगर 4-5 पैसेजेस इससे 5-6 पैसेजेस इससे हो जाएंगे, ठीक है। अब तो संडे मंडे ट्यूसडे को आपको एकदम अलर्ट रहना है, फाइन। तो मैं जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो क्लास ले लूंगी, उसी जैसे अभी मैंने वीडियो क्लास खत्म की, उसी के बाद मैं रिलीज कर दूंगी स्मॉल पैसेजेस। आप लोग आंसर लिख के जो फीडबैक ग्रुप है उस पे पोस्ट करोगे, तो जब भी आप पोस्ट करोगे, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आप पीडीएफ में पोस्ट करना, ठीक है। और अपना उसमें नाम, पीडीएफ जब स्कैन करके पीडीएफ में मर्ज करते हो, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, तो फिर उसमें नाम भी आता है, तो अपना नाम लिखोगे, जो आपका असली में नाम है वो नाम लिखोगे, ताकि जब मैं पीडीएफ ओपन करूं तो मुझे पता चले, अच्छा इसका है ये आंसर। ओके। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, स्टूडेंट्स है ना बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, ठीक है। अरे ये तो छोटा सा पैसेज है, ये तो काव पर है, इसको तो मैं आसानी से कर लूंगा। अरे उसके बाद वाला पैसेज तो और इजी है, उसको भी मैं आसानी से कर लूंगा। एक काम करता हूँ, दोनों पैसेज का आंसर एक बार में मैम को दे देता हूँ, एक बार में इवेल्युएशन हो जाएगा, काम खत्म, मैं फ्री। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि स्मॉल पैसेज में फर्स्ट पैसेज का आंसर लिखना है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पैसेज का ही आंसर लिखना है, आप मुझे सेकंड पैसेज का आंसर लिख के नहीं दोगे। इसके पीछे रीजन ये है कि फर्स्ट पैसेज का आंसर लिखते वक्त आपसे जो गलती हुई है, वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे सेकंड पैसेज के आंसर लिखते वक्त। दोनों एक साथ दे दोगे तो दोनों में एक ही गलतियां, इम्प्रूवमेंट का तो चांस ही नहीं दिया अपने आप को। ऐसी गलती मत करना। ओके। स्मॉल पैसेजेस है, इजी है, मगर आंसर लिखोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, जब मैं फीडबैक दूंगी तब आपको पता चलेगा कि इजी पैसेज को भी जब हम उसके आंसर भी लिखते हैं, उसमें भी एक तरीका होता है। ओके। समझ में आया ना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी। एक और चीज स्टूडेंट्स, जब आप लोग पैसेज लिखते हो ना, लिखने के ब्लैंक पेज, उसमें दोनों तरफ मार्जिन खींच के बहुत मन से लिखना, बहुत खुश होके लिखना, ठीक है। कोशिश करना अच्छी राइटिंग में लिखो, ठीक है। अच्छे से फोटो खींचना, आप खुद सोचो, मैं स्क्रीन में इवेलुएट करूंगी, अगर आपका आंसर का इमेज ब्लर्ड है तो मेरे आंखों में कितना स्ट्रेन पड़ता है। ऐसे ही मेरी आंखें इतनी खराब हो गई है, जब देखो मैं लैपटॉप में बैठी रहती हूँ तो आंखें ऐसी खत्म हो रही है और फिर आपके आंसर्स भी इतने ब्लर्ड होंगे तो क्या होगा, राइट। एकदम क्लियर इमेज। और स्टूडेंट्स,
कोई आंसर उसका उल्टा होता है, कोई लेफ्ट की तरफ होता है, कोई राइट की तरफ होता है। आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि लैपटॉप के मैं उल्टा पुल्टा करके आपके आंसर्स देखूं? नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। ठीक है, आप आंसर्स के इमेज अपराइट होने चाहिए। ठीक है, और जब पीडीएफ में पूरा हो जाए तो एक बार खुद भी चेक कर लेना कि मैम को देने लायक है ना, मैंने सही सही फोटो खींचा है, पूरा अब है ना, क्लियर है, कोई उल्टा पुल्टा तो इमेज नहीं हो गया है ना। ओके, ये चीज देखना। ओके, और कुछ? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं हम लोग और इसी टाइम में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।